हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, आज के वीडियो में एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट लिया है। इसके पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारे वीडियो देख सकते हैं। और इसमें जीके के क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, इसमें जितने भी जीके क्वेश्चन है पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अलग अलग एग्जाम से एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो मतलब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो इसका ये ऑप्शन होगा, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की थी। इसमें था क्या कि ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय राजा थे उनके साथ समझौता किया, उनके साथ संधि की। और उसमें ये कहा कि उसमें ये था कि अगर कोई भी भारतीय राजा चाहता है कि अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ काम कर ले तो वो नहीं कर सकता है। पहला तो ये था कि भारतीय राजा जो नवाब थे, वो जिनकी रियासतें थी, उनको ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सेना का एक हिस्सा रखना पड़ता था। उनकी टुकड़ी रखनी पड़ती थी अपनी सेना में, और ये कंपलसरी था, मतलब उनको ये करना ही था। और वो सेना रखते थे और बाद में पैसे भी देते थे ब्रिटिश सेना को। तो ये एक कंपल्सन था कि ब्रिटिश सरकार की सेना को अपने अपने देश की सेना में रखना पड़ेगा, अपनी रियासत में रखना पड़ेगा। दूसरा ये था कि अगर भारतीय राजा या नवाब कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ब्रिटिश गवर्नर के अनुमति के बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे। मतलब राज्य में अगर कोई कर बढ़ाना है, कोई टैक्स बढ़ोतरी करनी है, या फिर सेना से संबंधित कोई कोई भी काम करना है, तो ब्रिटिश गवर्नर की अनुमति के बिना, उनसे परामर्श के बिना ये काम नहीं कर सकते थे। तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप देख लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में लोलक जो पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। आपने पेंडुलम घड़ी देखी होगी, जो सेंटर में ये होगा और नीचे इस तरह से पेंडुलम जैसा बना होता है। और ये क्या होता है, ये इस दिशा में जाता है पेंडुलम, इस दिशा में भी जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों दिशाओं में जाता है। तो हमने ये पेंडुलम छोटा सा बनाया, तो यहाँ से और यहाँ तक जो जाने का प्रोसेस है, लेफ्ट से राइट तक जाने का, जितनी देर तक जाएगा, मतलब उसको जाने में जितना टाइम लगेगा, उसको कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब दोलन काल, जितनी देर तक वो दोलन करेगा, दोलन समय जो है उसको आवर्तकाल कहते हैं। अगर ये छोटा है तो यहाँ से जाने तक कुछ समय लगेगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने में कुछ समय लगेगा। अगर इसी को हम यहाँ से बढ़ाकर, मान लीजिए इसको इतना बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। इसको अगर इतना बड़ा कर दिया जाए, अब ये लेफ्ट में जाएगा, मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री इधर गया, ठीक है। यहाँ से हमने मान लिया 30 डिग्री यहाँ पर गया, 30 अंश दोनों में जा रहा है। लेकिन इसका जो 30 अंश होगा, अगर इस लाइन को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो दूरी हुई, ये वाली, ये इसकी दूरी बढ़ जाएगी। जबकि छोटे जो पेंडुलम होते हैं उनमें ये दूरी कम रहेगी। अगर वैसे नाप के देखें तो ये दूरी बढ़ गई। अब बताइए, ये दूरी यहाँ तक तय करने में, इस पेंडुलम को यहाँ तक ये दूरी तय करने में समय ज़्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा, या कम लगेगा? जाहिर सी बात है कि जब दूरी बढ़ जाएगी तो उसको, दूरी को तय करने में समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा कि अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में आती है? तो ये रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच में आती है। और एक रेखा है LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये रेखा भी भारत और चीन के बीच में आती है, लद्दाख के पास में। तो ये मैकमोहन रेखा बनाई गई थी। हालांकि चीन अभी भी इस रेखा को ठीक से मानता नहीं है, ये नहीं कहता है कि यही रेखा एक्चुअल रेखा है। तो वो खैर एक विवाद की बात है, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर इच्छा हो तो। और हाँ देखिए,
भारत एवं बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा आती है? तो जीरो लाइन। जीरो लाइन जो है भारत एवं बांग्लादेश के बीच में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वैलेटाइल मेमोरी कहते हैं? तो रैम जो है ये वैलेटाइल मेमोरी होती है। जिस वक्त आप अपने फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी कुछ रैम होगी, 28 GB, 32 GB या 64 GB जो भी हो। तो ये जो रैम होती है इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी लगाकर इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे फ़ोन जब आप खरीदते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, अगर 28 GB 32 GB तक की जा सकती है या 64 GB तक बढ़ाई जा सकती है। किसी की 64 GB होती है तो 128 GB तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो एक्सपैंड की जा सकती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। और रोम जो है, रोम क्या होती है, ये फ़ोन की इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, ये फ़ोन की इंटरनल मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी किस राज्य की है, ये हमें बताना है। तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। और शायद यही कारण था एक, ये कहीं ना कहीं कारण बनता है कि गुजरात में सदियों पहले से व्यापार हो रहा था। जो विदेशी लोग थे वो सबसे पहले गुजरात में ही आकर व्यापार शुरू करते थे। और आज भी गुजरात से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है समुद्र के रास्ते। तो ये जो कोस्ट लाइन मिली है गुजरात को, ये उसके लिए एक उपहार है, ये एक तरह से नेचर का गिफ्ट है। क्योंकि कोस्ट लाइन लंबी है तो बंदरगाह भी उतनी आसानी से बन जाते हैं, जहाज का आवागमन भी उतना ही अच्छा होता है, तो व्यापार भी बढ़ता है। और जहाँ पर व्यापार बढ़ता है तो लोगों के बीच में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और बनता है कि सबसे छोटी रेखा, जो सबसे छोटी रेखा है वो किस राज्य की है? तो गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है कोस्ट लाइन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यही राज्य सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और जितने भी बैंक हैं, अधिकतर ऐसे बैंक हैं जिनका मुख्यालय मुंबई में होता है। देखिए, किसी भी देश या राज्य की लगभग दो राजधानियां होती हैं। एक तो ऑफिशियल राजधानी होती है, जैसे हमारे देश की दिल्ली राजधानी है, ठीक है, दिल्ली राजधानी है। लेकिन अगर बात करें कि उसकी आर्थिक राजधानी कौन सी है, जहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता हो, जहाँ पर पैसा, बैंक, इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा हों, जहाँ पर ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती हो, वो मुंबई है। ठीक है, वो मुंबई है। यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से आर्थिक राजधानी इसको कह सकते हैं। ठीक है। और आरबीआई से एक क्वेश्चन और बनता है। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना से। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये स्थापना जो है कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इसका मतलब ये है कि 1935 में हुई थी, भारत आज़ाद हुआ 1947 में। तो ये आज़ादी से पहले की बात है। और जब आज़ादी से पहले की बात है तो जाहिर सी बात है उस समय अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश लोगों ने ही की होगी इस बैंक की स्थापना। और कलकत्ता उस समय अंग्रेजों की एक तरह से राजधानी हुआ करता था। मतलब कलकत्ता में ही अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा व्यापार शुरू किया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। इसकी स्थापना से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है?
तो वायुयान के जो ट्यूब होते हैं उनमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। हीलियम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? एक ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर एक मूंगे की दीवार है। जो मूंगा होते हैं ना, समुद्री मूंगा, तो ये एक मूंगे की दीवार है, पत्थर चट्टान की दीवार है। उसमें मूंगे भी हैं बहुत सारे, और ये जलमग्न है। मतलब जैसे ये समुद्र है और इसके अंदर ये दीवार जैसी प्राकृतिक दीवार जैसी बनी हुई है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल वर्क हैं, ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जिनको कहते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका से लिए गए हैं, इसे एक क्वेश्चन और बनता है कि किस देश का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है? तो अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है। उसमें शायद छः अनुच्छेद हैं, हमें ठीक से अभी याद नहीं है, आप देख लेना। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा संविधान है, लिखित है, ठीक है। तो मूल अधिकार की अगर बात आए तो अमेरिका से, लेकिन मूल कर्तव्य की बात आए तो फिलहाल में इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और टाइम भी काफ़ी हो गया है। ऐसा करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है बताने के लिए। तो रीजनिंग और मैथ के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि जो बोर्ड वाले वीडियो होंगे उनमें मैं बताऊंगा। फिलहाल में तो आप ये जीके क्वेश्चन ही देखिए इसमें वीडियो में, क्योंकि इनको बताने में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।